आज हम द्वितीय वर्ष के महिला सशक्तिकरण टॉपिक को पढ़ेंगे। महिला सशक्तिकरण में सशक्तिकरण से तात्पर्य होता है उसकी शक्ति का विस्तार करना। शक्ति का विस्तार जो है वो इस अर्थ में लिया जाता है कि उसमें जो भी निहित कौशल पाए जाते हैं, जो भी उसकी क्वालिटीज़ योग्यताएं पाई जाती हैं, उनका विकास किया जाए। साथ ही साथ उसको आत्मनिर्भर बनाया जाए और आत्मनिर्भर बनने के लिए उसकी जो योग्यताएं हैं उनको विकसित किया जाए। इसमें ये कहा जाता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं प्रदान की जाएं, उत्तरदायित्व सौंपे जाएं और विभिन्न प्रकार के जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें उसका योगदान लिया जाए। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि उसको कार्य करने की स्वतंत्रता जो है वो प्रदान की जाए। संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग जो है वो भी महिलाओं को उनकी क्षमताएं, योग्यताएं और पहुंच तक जो शक्ति प्रदान करनी चाहिए वो करने के लिए कहता है कि इसके लिए जो भी समुदाय के अंदर, परिवार के ऊपर जो भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है वो की जाए। महिला सशक्तिकरण में इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करना है। यहाँ जो शक्ति से जो अभिप्राय है वो ये नहीं है कि वो किसी चीज़ पर आधिपत्य करना है या कहीं पर अपना राज्य स्थापित करना चाहती है। उसका अर्थ है स्त्रियों के जीवन में जो भी कोई समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को महिला जो है विभिन्न अपनी योग्यताओं के आधार पर उसका सामना कर सके और वो आंतरिक रूप से सुदृढ़ हो सके। उसमें ये विश्वास की भावना जाग सके कि किसी भी प्रकार की कैसी भी मुसीबत आए, महिलाएं जो हैं वो उसका सामना कर सकती हैं। साथ ही साथ महिलाएं जो हैं वो अपनी विभिन्न निर्णय के अंदर अपना योगदान जो है वो दे सकती हैं। हमारे समाज के अंदर जहाँ पर कि महिला और पुरुष जो हैं एक गाड़ी के दो पहिए के समान होते हैं और उनमें ये अगर एक पहिया कमज़ोर होगा तो वो गाड़ी ठीक प्रकार से नहीं चल पाएगी। तो इसलिए दोनों का सुदृढ़ होना आवश्यक है। जिस प्रकार से पुरुष को समाज में सुदृढ़ता प्राप्त है वैसी ही सुदृढ़ता महिला को भी समाज में होनी चाहिए। और सशक्तिकरण जो है वो उसके अंदर महिलाओं को किसी भी कार्य को, किसी भी निर्णय को चयन करने की स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त होनी चाहिए। उसमें उसके ऊपर किसी प्रकार का कार्य जो है थोपा नहीं जाना चाहिए, जिससे कि वह स्वयं को समाज में स्थापित करने के महिला सशक्तिकरण का महत्व हमारे समाज में इसलिए भी आवश्यक है कि महिलाओं के खिलाफ बहुत प्रकार के अत्याचार होते हैं, घरेलू हिंसा की वो शिकार होती हैं या आर्थिक रूप से वो इतनी कमज़ोर होती हैं कि वो किसी भी कार्य को अकेले करने में या स्वतंत्र रूप से करने में स्वयं में वो विश्वास की भावना जगा ही नहीं पाती है। तो अगर हमारी महिला सशक्त है, हमारी महिला शक्तिशाली है, तो वो अपने खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाएगी, जिससे उसके प्रति होने वाली हिंसा में कमी आएगी। साथ ही में वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होगी तो समाज में होने वाली बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठा पाएगी। और एक चीज़ जहाँ पर अगर हम ये चाहते हैं कि महिला शिक्षित हो, सशक्त हो और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, तो वहीं पे वो जो है एक परिवार में दो व्यक्ति मिलकर के जब आर्थिक रूप से उपार्जन करेंगे तो वो हमारी आर्थिक समस्या के अंदर या आर्थिक रूप से उसमें सहयोग करेंगे और पूरे देश के अंदर ओवरऑल जो गरीबी है उसके अंदर कमी आएगी। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से देश को राष्ट्रीय विकास में सहायता कर रहा है और अगर महिला सशक्त होगी तो वो भी राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे पाएगी। वो अपने उस घर से बाहर निकल करके, अपने परिवार और बच्चों से बाहर निकल करके समाज में अपना सहयोग जो है वो प्रदान कर पाएगी। अगली जो हमारी स्लाइड है वो है महिलाओं के सशक्तिकरण की क्या विशेषताएं हैं, कि महिला कैसे सशक्त होगी और किस प्रकार से जो है महिलाएं सशक्त हो सकती हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज़ है महिलाओं को साहसी होना पड़ेगा। अगर हमारी महिला साहसी है तो वो अपने उत्थान के कार्य के लिए आगे आएगी। महिला उत्थान के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं, तो उन योजनाओं का पूरा उपयोग वो तभी कर सकती है जबकि वो साहसी है। साथ ही व्यक्तिगत रूप से विभिन्न प्रकार के एनजीओ जो हैं वो उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और उनको उस रूढ़िवादी जंजीरों से मुक्त कराने का प्रयास करते हैं। तो अगर उनको उन चीज़ों से मुक्त होना है तो महिला को इसके लिए स्वयं आगे आकर के कार्य करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है आत्मनिर्भर होना। महिलाएं अगर आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर का अर्थ है कि अगर वो
अपने शिक्षित होकर के और अपनी शिक्षा का उपयोग किसी न किसी कार्य को करने में लगाती हैं, घर के बाहर की दुनिया को जीतने का प्रयास करती हैं, तो वो कुछ हद तक आत्मनिर्भर हो सकती हैं। अगला चीज़ है आर्थिक रूप से स्वाधीन होना। महिलाएं आर्थिक रूप से स्वाधीन होने के लिए ही हमारे यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो आर्थिक दृष्टि से जो महिलाएं हैं, जो संपन्न हैं, उनमें आत्मविश्वास भी अधिक पाया जाता है। आप देखते हो कि अगर व्यक्ति स्वतंत्र है, निर्णय लेने की शक्ति उसके पास है और साथ ही साथ वो आर्थिक रूप से भी संपन्न है, मतलब वो कोई ना कोई ऐसा काम करता है कि वो दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, तो वो आत्मनिर्भर हो जाता है, आत्मविश्वास जो है वो उसका बढ़ जाता है। तो आर्थिक रूप से महिलाओं का स्वाधीन होना आवश्यक है। विवाह की निर्धारित आयु, अगर महिलाओं का विवाह जो है एक निर्धारित जो आयु है उसके अनुसार उनका विवाह होता है, तो समाज में व्याप्त दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, भ्रूण हत्या आदि और बाल विवाह आदि इस प्रकार की समस्याओं को, कुरीतियों को समाज से दूर किया जा सकता है। क्योंकि अगर महिला शिक्षित है और महिला उस आयु को पार कर चुकी है, तो वो अपने खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। अगला पॉइंट है मानवाधिकारों की समझ। प्रत्येक बालक को जब उसका जन्म होता है तभी से उसको कुछ मानव अधिकार जो है वो दिए जाते हैं, और मानव अधिकार का मुख्य ध्येय जो है वो है मानव होने का अधिकार, मतलब मानव होते ही उसको कुछ न कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उसको जीने का अधिकार प्रदान किया गया। और एक जीने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं वो चीज़ें जो हैं वो उसको प्राप्त होनी चाहिए। तो महिलाएं अपने इन मानवाधिकारों की समझ और उनका उपयोग जो है वो भी समानता और स्वतंत्रता का जीवन जो है वो जी सकती हैं, और अगर उनके मानवाधिकारों का कहीं हनन होता है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकती हैं। अगला पॉइंट है बालकों की परवरिश। महिलाएं जो हैं उनको एक माँ होने का जो सुख होता है वो प्राप्त होता है। तो इस कारण से अगर महिलाएं शिक्षित हैं और सशक्त हैं तो वो अपने बच्चों की साफ़ सफाई, उनकी देखरेख, उनका खान पान, उन सब का बहुत बेहतरी से ध्यान रख सकती है, शिक्षा प्रदान करने के प्रति जागरूक हो सकती है, और न केवल बालकों को बल्कि अपने परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूक हो सकती है। अगला है सहयोग और उत्तरदायित्व। अगर महिलाएं सशक्त हैं तो वो अपने घर के अंदर बुजुर्गों की देखभाल, परिवार के सदस्यों का सहयोग, उनके विचारों का सम्मान आदि चीज़ें कर सकती हैं। तो इस प्रकार से राजनीति के अंदर, कारोबार, कला और नौकरियों के अंदर वो अपना योगदान जो है वो दे सकती है। अगला पॉइंट है शैक्षिक सक्रियता। अगर महिला स्वयं शिक्षित है तो वो अपने पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। तो स्त्रियां जो है वो माता के रूप में बच्चे की प्रथम अध्यापिका होती हैं, और शिक्षा में महिलाओं की सक्रियता एवं सहयोग जो है वो पूरे क्षेत्र को उसका समर्थन जो है वो प्राप्त हो जाता है। फिर अगला है सामाजिक कार्यक्रमों में वो भाग ले सकती है, और वो तभी अगर वो सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेती है तो सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास जो है वो कर सकती है। मानव मूल्यों के अनुसार व्यवहार कर सकती है। अगर वो स्वयं शिक्षित है, सशक्त है, तो वो मानव मूल्यों के विपरीत जाकर के कार्य नहीं कर सकती, और पर्यावरण की देखभाल करने का काम भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है महिला सशक्तिकरण के लिए सुझाव। महिलाओं को किस प्रकार से सशक्त और शक्तिशाली बनाया जा सकता है, या जैसा कि पहले बताया, शक्तिशाली से अर्थ है कि किस प्रकार से उनकी जो दबी हुई चीज़ें हैं, जो कि योग्यताएं उनकी दबी हुई हैं, उनको किस प्रकार से बाहर निकाला जा सकता है। तो इसके उनका विस्तार किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इसके लिए कुछ सुझाव हैं। इसमें है कि बालिका शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए कि शिक्षित लड़की जो है शिक्षित राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। फिर दूसरा है स्त्रियों को शिक्षा के लिए जो महिला विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना की जानी चाहिए। बहुत सारी जगह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या होती है कि विद्यालय स्तर पर तो बालिका शिक्षा या बालिका विद्यालय जो है वो उपलब्ध होते हैं, पर बालिका महाविद्यालयों की संख्या या विश्वविद्यालयों की संख्या कम होने के कारण परिवार के लोग उनको वहाँ नहीं भेजते हैं। तो इस स्थिति में अधिक से अधिक संख्या में महिला विश्वविद्यालयों की स्थापना जो है वो की जानी चाहिए। महिला शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाया जाना चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को महत्व देना चाहिए। फिर साथ ही साथ हमारे यहाँ पर शिक्षा निदेशालय, जहाँ पर कि कॉमन रूप से काम होता है, चाहे वो बालक की शिक्षा से संबंधित हो या बालिका से, तो उसके लिए एक अलग शिक्षा निदेशालय की स्थापना की जानी चाहिए।
नेक्स्ट है पिछड़ी जाति और जनजाति की जो बालिकाएं हैं उनके लिए प्राथमिक प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। उनको शिक्षा में संबंधित समस्त चीज़ें जो हैं उनको प्रदान की जानी चाहिए। फिर शारीरिक रूप से विकलांग जो स्त्रियां हैं उनके लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बाल विकास के विभिन्न योजनाएं जो हैं वो चलाई जानी चाहिए। आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं वो उन परिवारों से आती हैं जो कि बहुत ही नीडी होते हैं और उनकी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए उनको जो है धन मिलना चाहिए। साथ ही उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य सुविधाएं और बीमा संबंधी जो सुविधाएं हैं वो उनको प्राप्त होनी चाहिए। फिर बालिका स्तर के अंदर 10+2 स्तर पर जो व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है उसको बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसके अंदर गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, वित्तीय लेखा बजट, कंप्यूटर, शिशु देखरेख, फैक्स का कार्य महिलाएं उसको आगे अपने जीवन यापन का एक हिस्सा बना सकें। फिर जो है प्राचीन समय में जो हमारे यहाँ पे लैंगिक असमानता जो समाज में व्याप्त हो गई है उसको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही समाज के अंदर जो पुरुष प्रधान समाज है तो पुरुष प्रधानता जो है उसको समाज से दूर किया जाना चाहिए। अगर ये चीज़ें दूर हो जाती हैं तो बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, यौन शोषण, घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा आदि समस्याओं से जो है हम समाज को मुक्त कर सकते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके अधिकारों और मूल्यों को हनन करने वाली प्रवृत्तियों को रोकना पड़ेगा जिससे कि वो देश के विकास में अपना योगदान कर सकें। बालिका शिक्षा के लिए कई बार पाठ्यपुस्तकों में इस प्रकार की सामग्री आ जाती है जो कि उनके विरुद्ध होती है, तो ऐसी पाठ्य सामग्री अगर कहीं है तो उसको हटाया जाना चाहिए। फिर है उनको मजबूत बनाने के लिए उनके खिलाफ जो भी शारीरिक, सामाजिक, मानसिक जो भी दुर्व्यवहार होते हैं उनको दूर करने का प्रयास जो है वो किया जाना चाहिए। ठीक है। फिर महिला सशक्तिकरण में लड़कियों का जो महत्व है वो शिक्षा के द्वारा प्रसारित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मातृ दिवस आदि कार्यक्रम जो हैं वो मनाए जाने चाहिए और ये जो कार्य है वो विभिन्न छोटे से छोटे लेवल पर जाकर के किया जाना चाहिए। फिर है महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका। आप देखेंगे कि अगर समाज शिक्षित है, उसमें पुरुष शिक्षित हैं, अगर महिलाएं भी शिक्षित होंगी तो समाज का विकास बहुत बेहतरी से हो सकता है और महिला को मजबूत हम तभी बना सकते हैं जबकि वो शिक्षित होगी। स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उन्होंने कहा था कि यदि आप स्त्रियों को ऊंचा नहीं उठाते हो तो ईश्वरीय भाषा में ये कृति का जीवन का रूप है। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास ऊंचा उठाने के लिए कोई अन्य रास्ता है। अर्थात उसका तात्पर्य है कि वो ये चाहते थे कि अगर आप किसी ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वरीय भाषा को जानना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम महिला को ऊंचा उठाने का प्रयास जो है वो करना होगा। इसी संदर्भ में नेहरू जी ने कहा था कि एक बालक की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा होती है जबकि एक बालिका की शिक्षा जो है वो संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है। तो इस प्रकार से जो शिक्षा है वो महिलाओं को शिक्षित करने से हमारा पूरा समाज जो है वो शिक्षित हो जाएगा। इसमें ये कहा है कि अगर महिला शिक्षित है तो वो शिक्षा महिलाओं को असमानता से मुक्त करती है कि महिला जो है समानता की असमान समाज के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उसमें अगर लैंगिक असमानता हो या अन्य किसी प्रकार की असमानता है तो उसको उस शिकंजे से मुक्त कराती है। महिला शिक्षा के आधार जो है वो परिवार कल्याण में प्रभावित होता है कि महिलाएं अगर शिक्षित हैं तो उनके अनुसार मृत्यु दर में कमी आएगी, जो बच्चों की जन्म के बाद में मृत्यु हो जाती है उसमें कमी आएगी। साथ ही साथ परिवार का जो बेसिक जो खान पान है, रहन सहन है, उन सभी का तरीका जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। पारिवारिक स्वास्थ्य जो है वो प्रभावी होगा क्योंकि आप स्वास्थ्यवर्धक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे और आप जो है स्वास्थ्य संबंधी सारी समस्याओं को दूर करने की क्षमता भी रखते हैं। फिर उनको अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करने के योग्य जो है वो शिक्षा बनाती है। साथ ही अगर महिला शिक्षित है तो वो अपनी आर्थिक जो उपार्जन है उसमें अपना योगदान दे सकती है और आय के अंदर बढ़ोतरी कर सकती है। फिर लिंग अनुपात
की जो गिरती हुई दर है उसको रोकने में भी प्रभावी हो सकती है कि अगर किसी स्वास्थ्य के कारण से, किसी बीमारी के कारण से जन्म है, और साथ ही साथ में भ्रूण हत्या को भी जो है और बालिका का रेशो जो है लगातार गिरता जा रहा है, उस गिरते हुए अनुपात को सही किया जा सकता है। महिलाओं के स्वयं के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है कि इसके आधार पर जो महिलाएं हैं वो अगर स्वयं शिक्षित हैं तो वो अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन लेंगी, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करेगी और जो प्रजनन दर में निरंतर कमी आ रही है उसको भी बेहतर किया जा सकता है। महिलाएं शारीरिक रूप से सुदृढ़ हो सकती हैं कि अगर वो शिक्षित हैं तो खेलकूद में लेंगी, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इस प्रकार महिलाएं जो हैं शारीरिक रूप से सुदृढ़ होंगी तो मानसिक स्वास्थ्य भी उनका अच्छा होगा। महिलाएं शिक्षित हैं तो परिवार की बचत दर में भी वृद्धि होगी और ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों के अंदर बचत दर में वृद्धि होगी, क्योंकि बचत एक स्त्री को सुरक्षा प्रदान करती है। अगर वो आर्थिक रूप से भी संपन्न नहीं है तो वो कहीं ना कहीं उस बचत को करके अपने आप को मजबूत रखना चाहती हैं। साथ ही शिक्षा आर्थिक एवं सामाजिक विकास में जो रुकावटें आती हैं उनको भी दूर करने का प्रयास जो है वो इसके माध्यम से किया जा सकता है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए और बच्चों को समाज से तिरस्कृत होने से बचने के लिए जो है उसमें अपनी भागीदारी जो है वो महिलाएं दे सकती हैं। स्त्रियों की शिक्षा से परिवार, समाज, व्यक्ति सभी को लाभ पहुंचेगा। इस प्रकार से अशिक्षा और गरीबी जैसी समस्याएं जो हैं वो दूर होंगी और जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाएं शिक्षित होती जाएंगी उसी प्रकार से समाज, एक सभ्य समाज का निर्माण जो है वो होने लगेगा।